क्या कोई न्यूज़ आ रही है जिसके कारण एकदम से सब कुछ हो जाएगा? इसकी वजह से ये सब संभाल के रखे हुए हैं कि बस जैसे ही न्यूज़ आए और हाथ हटा ले मार्केट और सब कुछ एक बार के लिए फॉल आ जाए। क्या कुछ ऐसा होने वाला है या संभल जाएगी मार्केट, यहाँ से एक चाल मिलेगी फिर बाद में कहीं ऊपर से फॉल आएगा? इस तरह का कुछ होने वाला है, वक्त बताएगा। वैसे तो हमने इस लाइन के साथ और भी बहुत सारी बातें लास्ट के वीडियो में की थी, जो 6-7 डेज पहले हमने रिकॉर्ड किया था आपको संडे को लास्ट वीक, राइट। क्या हमें उस वक्त पता था कि इस तरह का कुछ हो सकता है या वॉर की सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से सहारा ले रही है मार्केट और एकदम से वो गिर सकती है? नहीं पता था, राइट। लेकिन जो चार्ट होता है वो अपनी कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी बताता रहता है। अब ये चूंकि स्टोरी अब आ गई है सामने जो नज़र नहीं आ रही थी, क्या इसका इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल व्यू पे पड़ सकता है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ से करेक्शन उतना नहीं आना चाहिए, आता है तो कितना आ सकता है। तो उस तरह के जो व्यू हमने बात की थी ब्रॉडर सेंस में लास्ट वीक, क्या उसमें कोई फ़र्क है और पड़ रहा है तो कितना फ़र्क पड़ सकता है, कैसे हमें सिचुएशन को डील करना है, उन सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आपको याद होगा हमने जैसा बात की थी कि ये जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से लेवल के नीचे बार बार जा रहा है, जब तक ये अच्छे से ब्रेक ना कर जाए तब तक हमें कुछ नहीं मानना है कि किसी तरह की प्रॉब्लम मार्केट में आ रही है या कोई बड़ा करेक्शन होने जा रहा है। क्या देखा हमने? अब ऐसे अगर देखा जाए तो जो हमें चाहिए होता है 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी, कैरेक्टर, ऐसे देखने पे तो नज़र आ रहा है कि लगातार 3-4 कैंडल्स बनी हैं, राइट। लेकिन अगर मैं आपको इसमें छोटे चार्ट्स पे ले जाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि ये लेवल ठीक से क्यों ब्रेक नहीं हुआ। अगर आपको याद होगा हमने एक चीज़ हमेशा बात की है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास रेंजेस नहीं बनने चाहिए। याद आ रहा है जैसे हमने 17,000 के टाइम बात की थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यहाँ पे भी रेंज बनता नज़र आया। इसी वजह से जो 600 के नीचे ये जो भी काम हुआ है ये कभी भी माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये जितना काम हुआ है ये सारा काम एक रेंज के अंडर में हुआ है। इसी वजह से आप देख पा रहे हो कि इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 2-3 कैंडल्स अच्छे से बन पाई और अगली ही 2-3 कैंडल्स में वो पूरा आप देख सकते हो कैंसिल हो गया मूव। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों हम बात कर रहे हैं इतनी सारी। इसका साफ मतलब यही है कि ये लेवल जो ब्रेक किया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन अभी तक वो लेवल अच्छे से ब्रेक नहीं हो सका है। जी हाँ, इसी वजह से हम इतनी सारी बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक हुआ हो या ना हुआ हो, क्या ये यहाँ तक नहीं आया है? क्या ये प्रीवियस लो के आसपास नहीं आया है? बिल्कुल आ गया है, राइट। तो जिस तरह से ये यहाँ आ गया है इसकी वजह से कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं, जिसके बारे में कंक्लूजन में बात करेंगे ही। फिलहाल लेवल के तौर पर अगर देखा जाए तो बस अब ये समझ लेना है कि जिस तरीके से ये नीचे गया और आपने जैसे देखा है कि वी शेप में ऊपर आता नज़र आ रहा है, तो अब इसे इस लेवल के नीचे वापस आना नहीं चाहिए। जी हाँ, ये जो सपोर्ट अब इसने ले लिया है, अब इसके नीचे 1-2 आवर की भी सस्टेनेबिलिटी या क्लोजिंग नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा नज़र आता है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो 19,380, 19,400 ये जो एरिया अब है ये मार्केट का चूज़ किया हुआ है, इसी को अब हमें फॉलो करना है। मगर इसके नीचे 7-8 आवर्स की नहीं, याद रखना है सिर्फ 1-2 आवर की क्लोजिंग भी अगर हो जाती है इसके नीचे तो फिर हम ज़रूर मान लेंगे एक बार को लेवल ब्रेक कर रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। और आपको याद होगा यही बात हमने की थी बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी को भी अगर ये लेवल ब्रेक कर भी गया है तो भी इसे अब ज़्यादा नीचे इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसा आपको याद होगा अभी तक आपने क्या देखा है, ऐसा नहीं हुआ। वहीं से आपको अभी तक अच्छा करता नज़र आ रहा है। हालांकि क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये वापस नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। याद रखिएगा अभी कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात क्या रही है वो अगर याद रखिए, अगर इसे अच्छा करना है जो हम मान रहे हैं तो फिर इसे मूविंग एवरेज के इन सपोर्ट एरियाज़ के नीचे ज़्यादा आना नहीं चाहिए, ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। सो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है हम नहीं मानेंगे मार्केट में फॉल आ रहा है।
ज़रूर हमारे लेवल के नीचे काम कर रहा है, लेकिन आपको याद होगा उसी के लिए हमने बता दिया था कि थोड़ा समय यहाँ बिता सकता है। और आप देख लो आया कितनी कैंडल में था, यहाँ तक 4 कैंडल में, और यहाँ समय कितना बिता दिया है, करीब करीब 15-20 कैंडल्स के आसपास नज़र आ रहा है साहब, राइट। सिंपली ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत ये यहाँ समय बिताना चाहे बिल्कुल बिताता नज़र आ सकता है, मगर उसके बाद हम बिल्कुल इसे ऊपर जाता देख सकते हैं। अभी तक ऐसी उम्मीद बनी हुई है। फार्मा सेक्टर में जैसा आपको याद है कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे से सपोर्ट होल्ड कर रहा है। इवन टच भी करने नहीं आया तो ये भी कहना नहीं चाहिए कि होल्ड कर रहा है, वहाँ तक भी नहीं आ रहा है। उसने अपना एक सपोर्ट एरिया यहाँ कहीं बना लिया है। तो कुल मिला के बात यह है, इससे साफ जाहिर होता है कि 14,700 का एरिया जब भी कटेगा एक अच्छा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है उम्मीद यही करनी है कि समय यहाँ थोड़ा बहुत और बिताना चाहे बिता के ये वापस ऊपर चलना चाहे बिल्कुल चलता नज़र आ सकता है। लेकिन फ्रेश प्लेयर्स को जितना दूर रहेंगे, हर बार रिपीट करता हूँ, उतना बेटर रहेगा। मेटल सेक्टर में आपको याद होगा हमने एक बात की थी कि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है, किसी भी तरह की बातें हो रही हों, किसी भी तरह की कहानियां हो रही हों मार्केट में, अभी ज़्यादा कुछ नहीं मानना है, क्योंकि चाल अच्छी दे दिया है और लेवल्स जो हैं अभी तक हमारे रिस्पेक्ट करता आया है। तो जब तक लेवल्स ब्रेक ना करें, किसी भी तरह के एजम्पशंस को करना या उस पर पहुँचना ठीक नहीं है। तो जब तक ये एरिया है जो 6600, 80, 90 का आप देख रहे हो, अभी तक अच्छे से होल्ड कर रहा है, समय बिता रहा है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा जल्दबाजी में नहीं काम करना है कोई। थोड़ा लो अगर इसके नीचे लग भी जाए तो हड़बड़ाना नहीं है, जैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुआ है। हो सकता है उसके बाद इसमें भी वी शेप रिकवरी आ जाए। अब ये लो लगाने यहाँ आएगा या नहीं वो कोई नहीं जान सकता, लेकिन अगर आ जाए तो जल्दी से हड़बड़ाना नहीं है, पूरे कैरेक्टर को, पूरे सस्टेनेबिलिटी को चेक करना है। तो जब तक कोई गड़बड़ नहीं हो रही है उम्मीद यही है सूनर और लेटर इसे भी हम ऊपर जाता देख सकते हैं। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी सेक्टर के बारे में तो आपको याद ही होगा, हमने बात की थी कि लास्ट वीक तक ये इस एरिया को होल्ड कर रहा था। हमने बात की थी कि ये सपोर्ट वैसे तो ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट की कंडीशंस में थोड़ा इसके नीचे आ जाए, हड़बड़ाना नहीं है। पुराने लोज जो लगे हुए हैं ये डेफिनेटली ब्रेक नहीं करने चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। क्या देखा आपने, पहले तो पूरा वीक सपोर्ट लिया और आखिरी के 2 सेशंस में हमें ये नीचे आता नज़र आया। लेकिन कैसे आया है आप खुद देख रहे हो, सिर्फ 1 कैंडल अच्छी बनी, उसके बाद देखो आप सारी कैंडल क्या कर रही हैं, सब उसी कैंडल के अंदर एक रेंज में काम करते जा रहे हैं। यानी नीचे का लो भी नहीं कटा है, ऊपर हाइज भी नहीं कटे हैं, एक बहुत ही टाइट रेंज में लास्ट 2-3 सेशन में इसने काम किया है। ये याद रखिए कि ये जो लोज लगे हुए हैं इसके नीचे 1-2 आवर भी रुकना नहीं चाहिए। बाकी जब तक ऐसा नहीं हो रहा है एनर्जी सेक्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। सेम एज वेल आपको याद होगा हमने आईटी में भी यही बात की थी, बहुत बड़े रेंज से निकलने की ये कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने बात की थी करेक्शन करना चाहे तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ज़्यादा इसलिए नहीं देखेंगे इसे क्योंकि हम नीचे से इसे बताते आ रहे हैं कि अच्छा कर सकता है। अब सपोर्ट जब हमने दिया था आप देख पा रहे हो 31,600 के आसपास का ये एरिया है, अभी तक ब्रेक नहीं किया है। इस प्रॉब्लम वाले समय में भी अभी तक आपने देखा है अच्छे से होल्ड करता नज़र आया है। तो जब तक ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक न कर जाएं, और आईटी में जैसा हमने बात किया था 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर दोनों नज़र आना चाहिए। तो जब तक वो नज़र नहीं आता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कैंडिडेट है ये, अच्छा कर सकता है। बाकी मार्केट के ऊपर सारा डिपेंड करेगा, वो हम देखते रहेंगे। फिलहाल कहीं कोई प्रॉब्लम आईटी सेक्टर में नहीं है। देख ही रहे हो आप जैसा कि कहीं किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है। ऑटो सेक्टर में भी वही कहानी है जो हम लोग हर बार रिपीट करते हैं। थोड़ा सा करेक्शन आया है इस वीक, थोड़ा डराने वाला फॉल आया मुझे कहना चाहिए। सपोर्ट को एकदम एग्जैक्टली ले गया। आप देखो ऐसा तो नहीं कि ये लो लगने के बाद हमने ये सपोर्ट लगाया है, पहले से ही लगा के रखा था, राइट। तो सपोर्ट हर जगह पे आप जैसा देख पा रहे हो काम कर रहे हैं। अब कल को ये ब्रेक करेंगे डिसाइसिवली, 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी, कैरेक्टर, वो सब नज़र आएगा। हमें समझ जाना है कि फिर थोड़ा बहुत करेक्शन करने के मूड में ऑटो आ रहा है, जो अभी तक सिर्फ टाइमली ही कर सका है, प्राइस में कोई फॉल अच्छा नहीं आ सका है।
तो जब करेगा तब मान लेंगे। फिलहाल जब तक इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एफएमसीजी बिल्कुल भी अलग नहीं है बाकी सेक्टर से, बाकी चार्ट से। सपोर्ट अभी तक बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड करता नजर आया है। याद रखना है, जैसा हमने निफ्टी में बात की थी, बार बार सपोर्ट एरियाज को टच कर रहा है, बार बार वो फाइट चल रही है बुल्स और बियर्स की। थोड़ा बहुत अगर कट जाए तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। वी शेप में रिकवरी होती नजर आए तो समझ जाना है, जैसे निफ्टी में रिकवरी हुई है, जैसे बाकी सेक्टर्स में रिकवरी हुई है, वैसे यहाँ पे भी हो सकती है आगे चल के। अब वो लो काटने आएगा या नहीं ये कोई नहीं जान सकता, याद रखिएगा। बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, इस वक्त किस तरह की कहानियाँ चल रही हैं, राइट। तो जैसे जैसे चलेगा हम देखेंगे। फिलहाल लेवल होल्ड कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत एफएमसीजी में भी नहीं है। पीएसयू बैंक तो आप देख ही रहे हो, शानदार तरीके से काम कर रहा है। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है मार्केट में कैसी कैंडल्स बन रही हैं, कैसा फॉल आया है। हालांकि बढ़ने में बढ़ा भी नहीं है, लेकिन आप देखो पहले से ही बहुत अच्छा चाल दे रहा है ना। तो इसको ज़रूरी नहीं था कि मार्केट के हिसाब से बिल्कुल डे टू डे उसी तरह से काम करे। तो बहुत अच्छा पहले से कर रहा है। थोड़ी बहुत याद रखिएगा करेक्शन की जगह है, इसीलिए सपोर्ट का रिवीजन हमने नहीं किया है। 4600 4800 माफ़ कीजिएगा, 4800 का ये सपोर्ट है। जब तक इन एरियाज़ को होल्ड कर रहा है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ये और अच्छा आने वाले हफ्तों से लेकर महीनों में बिल्कुल कर सकता है। बाकी मार्केट में कोई कंडीशन बदलेगी ओवरऑल तो फिर हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल पीएसयू बैंक में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी सेक्टर में भी आप देख रहे हो कहानी बिल्कुल सेम है। सपोर्ट एरिया तक तो अभी आया ही नहीं है और आप देख रहे हो किस तरीके से अच्छा से समय बिता के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब निकल पाएगा या नहीं वो तो देखिए वक्त बताएगा। जैसा हम सब जानते हैं बहुत अच्छी चाल दे चुका है। करेक्शन वो कभी भी ट्रिगर हो सकती है बड़ी वाली, राइट। वो तो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी सब जगह इसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन कब होगी, कहाँ से होगी, ये कौन तय करेगा? ये हम तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। जब तक उस तरह का सिम्टम ना दिखे, जब तक हमारा 545 का जो ये सपोर्ट एरिया है ये ब्रेक ना करे डिसाइसिवली, तब तक कुछ भी नहीं मानना है। बाकी अभी अगर देखा जाए तो रियल्टी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ से होता नजर आ सकता है हमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स की ही, जो सबसे आसान काम है। देखिए सेक्टर्स जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, कोई ऐसा नया आपने देखा है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब जब ये हमें वॉर की न्यूज़ मिल गई है कि हमास और इजराइल के बीच में इस तरह का कुछ अपना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और एक नया वॉर इजराइल ने स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने ऑफिशियली उसको आप कह सकते हो स्टेटमेंट में बता दिया है। तो अब यहाँ से क्या होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन सेक्टर्स एटलीस्ट ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे कि थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट पे जितने भी सेक्टर्स आ रहे हैं या उसके नीचे थोड़ा बहुत आने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो अभी ज़्यादा उससे कुछ मीनिंग नहीं निकालना है जब तक कुछ क्लियरली हमें नज़र ना आ जाए। तो अभी तक जैसा आपने देखा है चार्ट्स में कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है एज ऑफ टुडे। अब ये जब वॉर का जो ये सारा कुछ अभी मिक्सअप करेंगे तो बाकी लेटर स्टेजेस में इस वीडियो के सभी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन अगर हम सेक्टर्स आज की तारीख तक जितना चार्ट हमारे पास है उसको अगर देख रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर हम समझने की कोशिश करें अपने ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू को, तो डाउ जोन्स ने हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया। न्यूज़ तो अब आई है, लेकिन जो डाउ जोन्स है जैसा मैंने आपको लास्ट वीक ही कहा था कि ये हमारे सपोर्ट के आसपास भी क्यों आ रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आना चाहिए। अब आप देख रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, सपोर्ट के नीचे वर्क कर रहा है। लेकिन क्या सपोर्ट अभी भी, अगर सपोर्ट की ही बात कर रहे हैं तो क्या डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है? अभी तक ब्रेक नहीं किया है। वो कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी पूरी हो चुकी है, राइट। तो अब कैरेक्टर आई बिलीव मंडे ट्यूसडे अगर ये कंटिन्यू होती चीज़ें तो कैरेक्टर प्रॉपरली नज़र आ जाएगा, नहीं होगी तो फिर उसकी बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने बाकी स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस की ग्लोबली, तो कहीं कोई ऐसा खास परेशानी आया नहीं है। FTSE जो प्रॉब्लम करता है उसने भी कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिया है। हालांकि करेक्शन उसने भी डीप करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो सपोर्ट तक नहीं आ पाया है। जैसा आपको पता है मैंने कहा था
कि डॉलर इंडेक्स को फॉलो करना ज़रूरी है, राइट। क्या देखा आपने, 105 का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको ब्रेक किया। अब फिर वही बात है, ब्रेक किया है, क्या कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी सब कुछ हो गया है, जो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है वो नहीं है, लेकिन 107 के आसपास तक इसके बावजूद चला गया था। तो कहीं ना कहीं वो जो आपको, जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा था लास्ट वीक, एक स्ट्रेच करेक्शन में नज़र आ रहा है। अभी भी क्या वो अच्छे लेवल पे आ गए हैं, ये मैं कह दूं कि हाँ चलो हाई लग गए रैंडम, अब डॉलर इंडेक्स वापस आ जाएगा, क्या हम ये बात कर सकते हैं? कुछ भी पता नहीं है यहाँ से क्या करेगा। तो प्रॉब्लम सब में एक्सटेंड होती नज़र आ रही है, स्ट्रेच कर रही है करेक्शन, जो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। लेकिन लेवल अगर हम बात करते हैं डिसाइसिवली ब्रेक करने की, तो कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। लेवल के नीचे सब काम कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स उस टर्म में लेवल के ऊपर काम कर रहा है, जिसके ऊपर उसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमने बात की थी अगर जाएगा तो मार्केट के लिए प्रॉब्लम लाएगा। तो अगर ऊपर सस्टेन किया हो या ना किया हो, उस क्वेश्चन को किनारे भी कर दें, तो आप देख सकते हो क्लियरली मार्केट में परेशानी आ रही है, चाहे वो डाउ जोन्स की हो या हमारी मार्केट में हो, हर जगह वो प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कई लोग उसका रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड यील्ड को ठहरा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है बॉन्ड यील्ड बढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत शार्पली ना बढ़े और लगातार बढ़ता ना चला जाए। ठीक है, तो अभी तक वो बढ़ रहा है, वो स्पीड नहीं आई है, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक सिम्टम फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या होगा क्या नहीं वो हम देखेंगे। फिलहाल सिनेरियो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं है जितना सबको दिखाई दे रहा है। सो अब वक्त आ गया है मुद्दे की बात करने का। ये जो ग्लोबल टेंशन बढ़ी है और ख़ासकर वॉर के टर्म में बढ़ी है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और निफ्टी इसमें कहाँ स्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मैं कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ और उसके बारे में ज़्यादा कमेंट करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जिस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत डीप में जब ना जानते हो, तो उस पर कमेंट करने का कोई भी मीनिंग होता नहीं है। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, जो भी थोड़ी बहुत समझ जो मैंने पाई है, लोगों को देखा है, जिनको मैं समझता हूँ कि उनके पास थोड़ा सा सेंस है और चीज़ों को समझने का डीप लेवल पे वो देख पाते हैं, तो उनकी बातों को सुन के मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है और इसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कोई अचानक वाला काम नहीं है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, G20 का इसमें बहुत बड़ा रोल है, कौन सी कंट्री किसके साथ आ रही है, जो पहले ऐसा नहीं हुआ। और इसके अलावा सऊदी अरब और इजराइल का पास आना, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं छोटे छोटे जो कहीं ना कहीं बाकी पार्टीज़ को, जो बाकी कंट्रीज़ हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स को, जो लास्ट कुछ आप कह सकते हो 5-6 मंथ्स में हुए हैं, राइट, इंक्लूडिंग G20। तो कहीं ना कहीं ये उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। लड़ाई याद रखिएगा ये सारी ऑयल की चल रही है। जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल बेसिक जियोपॉलिटिकल आप समझ लो एक टर्म है कि जब भी मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका बेसिक जो बीज है वो ऑयल है। ठीक है, तो जब तक हम ऑयल डिपेंडेंट हैं, पूरे वर्ल्ड की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब हम की बात कर रहे हैं, तो जब तक हम ऑयल डिपेंडेंट हैं, जब तक उसका जो हम डिपेंडेंसी है वो नेग्लिजिबल या उस लेवल पे नहीं ले आते जिससे वर्ल्ड मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक हम उस लेवल पे पहुँचे नहीं, राइट। तो जब तक वो डिपेंडेंसी कम नहीं होगी, मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो रहा है, ये समझ लीजिए कि उसके बेसिक में, जड़ में ऑयल है और उसके प्राइस को किसी भी तरीके से ऊपर या नीचे ले जाने के लिए सब तरह के धंधे यहाँ होते हैं। ये तो बच्चे बच्चे को भी मेरे ख्याल से पता है, उसके लिए हमें जियोपॉलिटिकल को, पूरे सिनेरियो को समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऑयल के साथ खेल चल रहा है ये, और जब यहाँ ऑयल फोकस में आ गया है तो अब अगर ऑयल के चार्ट को हम देखने की कोशिश करें, जो कि क्रूड ऑयल का चार्ट है, जिसके बारे में आपको पता है हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि उसकी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, होती जाएगी, जो कि नई बात नहीं है, शायद सभी जानते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे कम से कम ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मेरा हमेशा से मानना रहा है, इसलिए हमने क्रूड ऑयल के चार्ट को कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं है। और आपने देखा है कि उसकी बात अगर हमने नहीं की है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है।
जब वो 100 के ऊपर था और वापस नीचे आया था 70, तो हमारी मार्केट कौन सा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जब वो 70 से वापस अभी 100 गया था तो हमारी मार्केट कौन सा बहुत ज़्यादा गिर गई थी, राइट। क्योंकि बहुत बड़े मूव की बात हम कर रहे हैं, उसके बावजूद बहुत बड़ा हमें कोई ऐसा मार्केट पे ऐसा कुछ खेल होता नज़र नहीं आया। डाउ जोन्स तो ये पूरा 2023 रेंज में ही काम करता रह गया, तो कहीं भी क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए हम बात भी नहीं करते हैं। लेकिन अब ये स्पेसिफिकली उसी के लिए कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके चार्ट को डिस्कस करना बनता है। तो आज अगर हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह यही है, ये याद रखिएगा। तो क्रूड ऑयल का चार्ट जो सिंपली शो कर रहा है रीसेंट जो हाइज इसने अभी आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस एरिया, जब तक क्रूड ऑयल के चार्ट में 95, 98 का जो ये जोन मोटा मोटी आप कह लो 100 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, इन एरियाज़ को अच्छे से पार नहीं कर जाता है, तब तक आप ये समझ लो इस मार्केट में कोई बड़ा डेंट लगने वाला नहीं है। क्योंकि जब खेल ऑयल के लिए चल रहा है और उसी के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा फिर उस वॉर का इम्पैक्ट भी हमारे जो मार्केट है उन पे बहुत ज़्यादा पड़े, इसकी संभावना ऑलमोस्ट निल हो जाती है। ठीक है, अब फिर वही बात है, ये मेरा अपना असेसमेंट है, ना ही किसी एनालिस्ट का है, ना ही किसी जियोपॉलिटिकल चीज़ों से ये रिलेटेड है। तो चार्ट पे कमेंट्री यही है कि क्रूड ऑयल को अब थोड़ा सा इस वीक से, या आप कह सकते हो 1 2 वीक का ये जो आने वाला समय है, थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी बदलेगा मार्केट में नहीं, ओवरऑल जो सोच चल रही है कंट्रीज़ की, वॉर करना है, उसमें और कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना है नहीं होना है, आप ऑटोमेटिकली समझ लो चार्ट हमें बता देगा। और कौन सा चार्ट? क्रूड ऑयल का चार्ट। ठीक है, तो क्रूड ऑयल के चार्ट को देखते रहना है जब तक वो रेजिस्टेंस बस सिंपली जैसा मैंने बताया ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो जो प्ले हो रहा है वो इतने बड़े लेवल का नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ा हमारी स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो वो अपने आप सारी चीज़ें सिंक रहेंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम फिर यहाँ से नज़र हमें आती नहीं आएगी। अब इसको जोड़ते हैं अपने इंडेक्स से, यानी निफ्टी से। तो अगर ये हम बात कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल में रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है और ये सारा जो भी कुछ चल रहा है कुछ दिन की कहानियाँ हैं और ये ऐसे ही आया और चला जाने वाली कहानी है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट, तो उससे क्या होगा? देखिए, एक चीज़ बहुत समझने की चीज़ है कि हमारी निफ्टी के चार्ट में लास्ट वीक ही सारे सिम्टम मिल गए थे, आपको पता ही है। शुरू में मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया कि हमें जिस चीज़ का डर है था वो हो गया है, नहीं होता तो हमने पहले ही बात कर रखी थी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। अब यहाँ से क्या है, कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? अभी तक हम लोग 600 के एरिया को डिफेंड कर रहे थे, 19,600 का निफ्टी में। कई लोगों को इस वीक कंफ्यूजन भी हुआ कि क्या वो वाकई में ब्रेक कर गया है इस वीक, क्योंकि 350 का लो लगा गया, क्या नहीं ब्रेक किया। जो चार्ट्स पे मैंने आपको भी दिखाया निफ्टी के शुरुआती वीडियो में, वही सच है कि रेंज में आ गया था। वो रेंज की कैटेगरी में काउंट होगा। थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूँ, रिमाइंड करने की कोशिश करूँ, तो 17,000 के टाइम का चार्ट याद कीजिए, वहाँ 7-8 डेज का एक रेंज बिल्डअप हो गया था, राइट। अगर लेवल नहीं कटा और यहाँ से 600 के ऊपर हमें आता नज़र आया है तो ऑब्वियसली अब यहाँ से इसको अच्छा कर जाना चाहिए। लेकिन अब ये हमारे पास वॉर का न्यूज़ आ गया, तो इसका इम्पैक्ट इसके हिसाब से अगर मैं ऐड करता हूँ साइकोलॉजिकली, और जो हमने कहा था कि चार्ट ख़राब हो रहे हैं लेकिन हमारी बाकी चीज़ें हमें नहीं कह रही हैं कि सब खराब हो जाएगा, ये वो जगह नहीं है। 20,200 का हाई काफ़ी नहीं है वो 2,000 पॉइंट की फॉल करने के लिए। तो उसके लिए, और अब ये वॉर के जो सारे सिनेरियो हैं, इसको दोनों को अगर हम क्लब करने की कोशिश करें किसी तरह, तो आप ये समझ लो हमें ये पता लग रहा है कि इस वॉर का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल सी बात है। वॉर के बावजूद ये सारी बात मैं कर रहा हूँ, मार्केट बंद है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट कल किस लेवल का पड़ेगा उसको मुझे नहीं पता है। उसके बावजूद आपसे ये बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर यहाँ से निफ्टी खुलती कहीं भी है, याद रखिए मुझे नहीं पता, अगर मैं एक आइडिया लेने की कोशिश करूँ तो 19,200 300 के नीचे जाना भी नहीं चाहिए, बहुत साफ आपको बता दूँ। ठीक है, तो 19,200 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए, यानी निफ्टी 300-400 पॉइंट्स आने वाले 2 डेज़ में
ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है। तो गिरने की विंडो हमें पता है कहाँ तक गिर सकता है। जो नहीं होना चाहिए वो है ये कि मंडे ट्यूसडे, और अगर मैं मैक्सिमम लेके चलूँ, याद रखिएगा बहुत ही स्ट्रेच होके, बहुत ही अपने दिल पे पत्थर रख के मैं कह रहा हूँ कि वेडनेसडे तक इसको 19,500 400 इस जोन से नीचे रुकना नहीं चाहिए। समझ लीजिए यहाँ वॉर हो चुका है, बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है इजराइल ने। उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं मार्केट बंद है। मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में, एक्ट ऑफ गॉड की सिचुएशन में हम पहले बात कर चुके हैं। हम उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते उसका डैमेज किस लेवल का होगा। वो डिपेंड करेगा कि कंट्रीज़ यहाँ से किस तरह के फैसले लेंगी, राइट, और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग कितना पड़ सकता है। फिर वही फंडामेंटल वाली बातें आ गई, तो हम उसको नहीं फॉलो करते हैं। हम फंडामेंटल को देखकर पैसा लगाने वाले जो बड़े प्लेयर हैं, स्मार्ट मनी हैं, हम उनके लेवल की बात कर रहे हैं कि उनको हम एनालाइज करने दें कि फंडामेंटली क्या हो रहा है और उसके बेस में उनकी बेट क्या है। हम उनके बेट पे बेट कर रहे हैं कि अगर उनको बेट ऊपर की ओर ले जानी है, ये ऊपर कर रहे हैं बेट वो कि मार्केट यहाँ से अच्छा करनी चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए। तो सारे आज हम वो बात कर रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्रूड भी ऊपर 95, 98 वो जो एरियाज़ हैं उसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। डॉलर इंडेक्स जो अभी हाई लगाया है 107 के आसपास, उसको उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से नहीं जाना चाहिए। वैसे ही निफ्टी 19,200-300 के नीचे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। मगर मोर इम्पॉर्टेंटली ट्यूसडे तक, वेडनेसडे में स्ट्रेच करके कह रहा हूँ, उसको वापस 500, 19,600, 700 इस तरफ आने की कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही इन चेक बॉक्सेस में अनचेक होने लगेगा, ये होने लगे, तो समझ जाना है मार्केट में फिर वो जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ नहीं होना चाहिए, वो फिर यहीं होता नज़र आ सकता है। और 20,200 के हाई के साथ ही हम 18,500, 18,000 और फिर कौन कौन से लेवल देख सकते हैं, आज कह पाना मुश्किल है। अब मान लीजिए कल ज़्यादा नीचे निफ्टी खुलती ही नहीं है, 19,650 के आसपास बंद हुई है और 100 पॉइंट नीचे खुली और रिकवर कर गई, यानी कुछ तो हुआ ही नहीं, तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर तो जो हमारा लास्ट वीक का जो सारा सिनेरियो था वही रिज्यूम रहेगा, ठीक है। लेकिन वॉर का अगर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे खुल रही है, सीरियस प्रॉब्लम नज़र आ रही है, न्यूज़ चैनल पे नहीं, चार्ट्स पे अगर प्रॉब्लम सीरियस नज़र आ रही है, डाउ जोन्स और गिरता नज़र आ रहा है, डॉलर इंडेक्स और बढ़ता नज़र आ रहा है, तो फिर समझ जाना है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और फिर हम इसीलिए बात करते आ रहे हैं काम कम करना है। वो याद करिए बात लास्ट वीक वाली, कोई संभाले हुए है, किसी न्यूज़ का इंतज़ार हो रहा है, तो अगर गिरना है तो देन दिस इज़ इट। इससे बढ़िया न्यूज़ और क्या चाहिए गिराने के लिए, इससे बढ़िया बहाना और क्या चाहिए, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा 2-3 टाइप से ये प्ले हो सकता है, ज़रूरी नहीं 2-3 दिन में नहीं गिरा तो बाद में बढ़ ही जाएगा। याद कीजिए मैंने ऐसा रशिया यूक्रेन के टाइम में भी कहा था कि बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाद में जिस तरह के सैंक्शन, जिस तरह की वॉर, उसमें एक कोल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, वो एक अलग से उनकी चलने लगी पीछे, तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालने लगी मार्केट पे, जिसका इम्पैक्ट हमने बाद में देखा, ठीक है। और हम बाद में इसीलिए अलग भी हो गए थे कि हाँ ठीक है अब अच्छा नहीं है। तो इसीलिए अगर कल को इनमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ इस तरह का बैक डोर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम बढ़ने लगेंगी जो मार्केट सेंस करेगी, तो हमारा स्मार्ट मनी अपने आप पोजीशन बनाएगा, अपने आप या तो बेचेगा या खरीदेगा, हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्राइस सबसे पहले सब कुछ बता देगा, फंडामेंटल फॉलो करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम उनके लेवल के गेम ना समझ सकते हैं। दावे बहुत लोग कर रहे हैं आज, उनको पता है कि कौन से लेवल की गेम चल रही है और इसमें रशिया इन्वॉल्व है और चाइना इन्वॉल्व है और यूएस इन्वॉल्व है और ऐसा हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है दोस्त, इतना समझ लीजिए। लेकिन प्राइस सब कुछ बता देता है, इसकी खास बात यही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, क्योंकि जो प्राइस बना रहा है, जो प्राइस चला रहा है, वो जब काम करता है चार्ट्स पे नज़र आ जाता है। तो जो भी नज़र आएगा, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, वो मैं आपको यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले से ही दे रहा था, अब न्यूज़ आ गई है, देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको, सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बड़े लेवल की ये गेम चल रही है और चार्ट वो दिखा रहा है ना, इसलिए हम सारी बात कर रहे हैं।
हो सकता है अगर गिराना भी है तो उसके बाद में कहीं घुमा के गिरा दे। तो वो हम सारा चार्ट बाय चार्ट आपको समझाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। घबराने की बात नहीं है। आज जो बात की है आपको समझाने की कोशिश की है, सिर्फ वो याद रखना है। क्या हो जाएगा यहाँ से उस पर आप ध्यान नहीं रखना है, क्या नहीं होना चाहिए और किन चार्ट्स में। ठीक है, अभी स्मॉल कैप को इस वीक थोड़ा सा किनारे रखते हैं। वैसे तो आपने देख लिया है वहाँ भी कुछ हुआ नहीं, जो हमने बात की थी लेवल तक हमारे सपोर्ट तक भी नहीं गया, ऊपर ही रेंज में काम कर रहा है। तो स्मॉल कैप भी गिरने को राजी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मार्केट गिरेगी तो फिर वही बात है जैसा मैंने कहा था, जो नहीं भी गिर रहे हैं फिर वो भी गिरेंगे, है ना। फिर वो तो और जल्दी गिरेंगे कि भाई मुझे छोड़ के मत जाओ और मैं भी हूँ साथ में, तो वो वाली कहानी फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर गिरना नहीं है, अगर ये सिर्फ पैसे के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल टर्म में बात कर रहा हूँ, कुछ बड़े हाथ से पैसा निकलवाना है, जो यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल है, शॉर्ट में बता रहा हूँ अगर आप समझ सकें। अगर कुछ बड़े हाथ से पैसा निकलवाना है, उनकी कुछ होल्डिंग्स निकलवानी है, उनकी कुछ पोजीशंस कटवानी है, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस ट्रैप टू गो अपसाइड फॉर द मार्केट। ठीक है, तो बहुत ही साफ और आराम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि यहाँ से मार्केट को अगर अच्छा करना है तो क्या नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छा न्यूज़ आ गया है, यानी एक अच्छा पॉइंट मिल गया है। अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि सितंबर मिड से लेकर अक्टूबर मिड के बीच में एक बहुत अच्छा समय है, ऑब्जर्वेशन का समय है और यहाँ से कुछ डिसाइड हो सकता है। तो आज आपको पता ही है क्या डेट है और अभी हमारा 15 अक्टूबर पार नहीं हुआ है और इस तरह का डिसाइसिव मामला सामने आने लगा है। तो क्या होगा वो भी तय हो जाएगा और आने वाले हफ्तों में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। डोंट वरी, जैसा मैंने कहा था मार्केट खुद बताएगी आपको तो क्या नहीं होने चाहिए। वो सारे चेक बॉक्सेस आपको बता दिए हैं, उनको फॉलो करना है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी ये वो ट्रिगर पॉइंट आ गया है तो ज़्यादा इंतज़ार करने का अब मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। सारे जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।